अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे टेस्ट डिस्कशन ऑफ बायोलॉजिकल मालिक्यूल्स। ये जो टेस्ट हुआ था हमारा बायोलॉजिकल मालिक्यूल्स का 60 MCQs थे फॉर MD-CAT चैप्टर 2 बायोलॉजी। चलें बिस्मिल्लाह करते हैं बायोलॉजिकल मालिक्यूल्स की टेस्ट डिस्कशन को। चलें स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू। इनमें से बताना था कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। ऑप्शन ए, ऑल कार्बोहाइड्रेट्स हैव 1:1 रेशो। देखें, हमने ज़्यादातर पढ़ा होता है कि तमाम में 1:1 रेशो होती है, लेकिन कुछ कार्बोहाइड्रेट्स जैसे डीऑक्सी राइबोस है उसमें 1:1 रेशो नहीं है कार्बन की, हाइड्रोजन की, ऑक्सीजन की। तो ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा, ये ट्रू नहीं है। ऑल कार्बोहाइड्रेट्स डू नॉट हैव 1:1 रेशो। ऑप्शन बी देखें, दे आर फर्स्ट मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। नहीं, ये सेकंड मोस्ट अबंडेंट है। सबसे ज़्यादा फर्स्ट मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं प्रोटीन्स, ये सेकंड मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। थर्ड MCQ देखें, थर्ड ऑप्शन देखें, दे कुड हैव कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन ओनली। नहीं, इनमें कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन के अलावा सल्फर भी हो सकता है, जैसे एगर में होता है, नाइट्रोजन भी हो सकता है जैसे काइटन में होता है। तो इनमें से कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है, तो हमारा बेस्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डेल्टा। बेस्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डेल्टा। नेक्स्ट MCQs देखते हैं। रोल्स बाय कार्बोहाइड्रेट्स आर, कार्बोहाइड्रेट किस तरह के रोल प्ले करते हैं, ये स्ट्रक्चरल रोल प्ले करते हैं या फंक्शनल प्ले करते हैं। देखें, स्ट्रक्चरल किस लिहाज से कि ये हमारी बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर में होते हैं, इसके अलावा हमारे जो सेल वॉल होते हैं उनमें होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, खाने वाली चीज़ों में होते हैं, हर जगह कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। तो ये इनका स्ट्रक्चरल रोल है। और फंक्शनल रोल कैसे है, जैसे हम रेस्पिरेशन में ग्लूकोज यूज़ करते हैं, तो ग्लूकोज क्या है, एक कार्बोहाइड्रेट है। तो इसका बेस्ट ऑप्शन होगा बीटा के बोथ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल रोल्स। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। प्राइमरी प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज, फोटोसिंथेसिस का प्राइमरी प्रोडक्ट क्या होता है। फोटोसिंथेसिस जो हमने पढ़ी है उसमें हम देखते हैं कि जब उसके केल्विन साइकिल रन होता है तो उसका जो पहला सबसे अहम प्रोडक्ट बनता है वो एक कार्बोहाइड्रेट होता है। 3 कार्बन कार्बोहाइड्रेट्स, जिसमें 3 कार्बन होते हैं, तो वो एक कार्बोहाइड्रेट है। यानी प्राइमरी प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या हुआ, ऑप्शन ए कार्बोहाइड्रेट्स। बाकी चीज़ें कार्बोहाइड्रेट्स की कन्वर्जन से बनती हैं। नेक्स्ट देखते हैं। सुक्रोज हैव लिंकेज, सुक्रोज में कौन सा लिंकेज होता है, α12 होता है, β12 होता है, α14 होता है या β14 होता है। इसकी हमें पता कहाँ से चलता है, इसकी डायग्राम से। जब हम दो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज को रिएक्शन करवाते हैं तो उसका जो प्रोडक्ट बनते हैं हमें पता चलता है कि एक 1 कार्बन नंबर 1 और एक कार्बन नंबर 2 डोनेट कर रहा है। तो ये कौन सा लिंकेज हुआ, सुक्रोज का लिंकेज है α12। ऑप्शन अल्फा इज करेक्ट। रिंग्स ऑफ मोनोसेक्राइडिन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिंग्स ऑफ मोनोसेक्राइड्स कहाँ बनती हैं। देखें, रिंग्स हमेशा रिंग के स्ट्रक्चर में या रिंग की शक्ल में नहीं रहते मोनोसेक्राइड, जैसे ग्लूकोज है, राइबोस है, कोई भी है। तो इनकी रिंग स्ट्रक्चर होती है सॉल्यूशंस में। फ्री स्टेट में रिंग नहीं होती, ड्राई एनवायरनमेंट में रिंग नहीं होती, इनकी रिंग होती है सॉल्यूशंस में। बेस्ट ऑप्शन इज ऑप्शन अल्फा, रिंग स्ट्रक्चर ऑफ मोनोसेक्राइड्स इन सॉल्यूशंस। क्वेश्चन नंबर 3, सोलर एनर्जी यूज फॉर फॉर्मेशन ऑफ 100 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। देखें, पंजाब की बुक में जो डिस्कस हुआ है वो 10 ग्राम के लिए कितनी 717.6 किलो कैलोरीज, लेकिन यहाँ पे कितनी पूछी है, 100। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना क्योंकि थोड़ी सी हमें कन्वर्जन करनी है। 10 के लिए कितनी होगी 717 और 100 के लिए कितनी होगी 7176। तो हमारा बेस्ट ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन चार्ली, 7176 किलो कैलोरीज। नेक्स्ट देखते हैं। एनर्जी वो यूज़ फॉर लाइफ एक्टिविटीज़ इज बेसिकली, जो हम लाइफ एक्टिविटीज़ के लिए एनर्जी यूज़ करते हैं वो बेसिकली होती क्या है। देखें, जो हमारी एनर्जी होती है वो कहाँ से आती है, कार्बोहाइड्रेट से आती है। कार्बोहाइड्रेट्स को क्या कहते हैं, सेक्राइड्स कहते हैं। पहला ऑप्शन ए देखें, रिड्यूस्ड प्रोडक्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स होता है वो एनर्जी नहीं, रिड्यूस्ड प्रोडक्ट नहीं होता। रिड्यूस का मतलब होता है कार्बन से मतलब और कार्बोहाइड्रेट्स की कम्प्लेक्सिटी बनाना, लेकिन हम जो एनर्जी लेते हैं वो हम रेस्पिरेशन के थ्रू लेते हैं। और रेस्पिरेशन इज बेसिकली ऑक्सीडेशन प्रोसेस। रेस्पिरेशन रिडॉक्स प्रोसेस है, लेकिन रेस्पिरेशन, सेलुलर रेस्पिरेशन बेसिकली ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। तो हमारा बेस्ट ऑप्शन है ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट ऑफ सेक्राइड्स। सेक्राइड्स कहते हैं कार्बोहाइड्रेट्स को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट्स आर, सबसे ज़्यादा अबंडेंट कौन से होते हैं, मोनोसेक्राइड्स होते हैं। नहीं, मोनोसेक्राइड्स सबसे मशहूर होते हैं, अबंडेंट नहीं होते। डाइसेक्राइड्स होते हैं। डाइसेक्राइड्स हमारी कैन शुगर इर्द गिर्द की चीज़ें होती है, लेकिन ये सबसे अबंडेंट नहीं है।
ओलिगोसेक्राइड भी सबसे अबंडेंट नहीं है। सबसे अबंडेंट कौन से हैं? जैसे सेलुलोज है जो प्लांट्स में पाया जाता है। तो सबसे अबंडेंट क्या चीज़ हुई? पॉलीसेक्राइड्स। हमारे पास सबसे अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट्स हैं पॉलीसेक्राइड्स। नेक्स्ट एमसीक्यूज देखते हैं। विच ऑफ फॉलोइंग इज रिड्यूसिंग शुगर? रिड्यूसिंग शुगर वो शुगर होती है जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, जैसे एल्डिहाइड्स होते हैं, ये रिड्यूस इजीली हो जाते हैं ना, क्योंकि इनका साइड का हाइड्रोजन जो होता है वो फ्री होता है। रिड्यूसिंग शुगर जो रिड्यूस हो जाए, जल्दी रिड्यूस हो जाए, जो बेनेडिक्ट टेस्ट वगैरह देती है वो रिड्यूसिंग शुगर होती है। और इनमें रिड्यूसिंग शुगर होने के लिए ज़रूरी होता है कि जो साइड पे जो ग्रुप पे है वो इम्प्टी हो। तो सेलुलोज क्योंकि बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स होता है, इसमें कम्प्लेक्सिटी की वजह से रिड्यूसिंग पावर कम होती है, इनमें रिड्यूस नहीं हो सकती आसानी से। ग्लाइकोजन भी रिड्यूस नहीं होते। सुक्रोज, वैसे तो हमें पता है कि तमाम डाइसेक्राइड्स रिड्यूस हो जाते हैं, लेकिन सुक्रोज की एक्सेप्शन है, सुक्रोज रिड्यूस नहीं होता। तो हमारा बेस्ट ऑप्शन है ऑप्शन डेल्टा। नेक्स्ट चलते हैं। फिजियोलॉजिकल इंपॉर्टेंट डाइसेक्राइड्स इन प्लांट्स आर। यहाँ पे देखें, उन्होंने पूछा है कि डाइसेक्राइड इनमें से कौन सा है। पहला लैक्टोस डाइसेक्राइड है जी, ये डाइसेक्राइड है। सुक्रोज डाइसेक्राइड है। सेलुलोज डाइसेक्राइड नहीं है, ये ऑप्शन कभी नहीं बन सकता। दूसरा, हम सोचेंगे कि अल्फा और बीटा दोनों सही हैं, लेकिन उन्होंने यहाँ पे सवाल में सिर्फ प्लांट्स पूछा है बेटा, सिर्फ प्लांट पूछा है। तो बेस्ट ऑप्शन कौन सा होगा? सुक्रोज, क्योंकि लैक्टोस एनिमल में होती है, लैक्टोस को एनिमल शुगर कहते हैं, ये मिल्क में होती है, ये प्लांट्स में नहीं होती। नेक्स्ट एमसीक्यूज। हाईली कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, इनमें से सबसे ज़्यादा कम्प्लेक्सिटी किस में है? काइटिन में है, ग्लाइकोजन में है, अमाइलोस में है, या तमाम मोनोसेक्राइड्स में? सबसे पहले हम देखते हैं कि जो मोनोसेक्राइड्स हैं ये तो सबसे कम कम्प्लेक्स होते हैं, तो डेल्टा ऑप्शन बिल्कुल ख़त्म हो गया। जो अमाइलोस होता है, जो अमाइलोपेक्टिन होता है, इसमें ब्रांचिंग होती है आफ्टर 30 ग्लूकोज मालिक्यूल या 30 मालिक्यूल्स। अमाइलोपेक्टिन की 30 के बाद होती है ब्रांचिंग, लेकिन जो ग्लाइकोजन है हमारे पास, इसकी ब्रांचिंग होती है 10 ग्लूकोज या 8 ग्लूकोज के बाद। तो जिसमें ब्रांचिंग ज़्यादा उसकी कम्प्लेक्सिटी ज़्यादा, तो हमारा बेस्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन अल्फा। नेक्स्ट एमसीक्यूज देखते हैं। विच ऑफ फॉलोइंग कैन नॉट बी ब्रेकन टू सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स? इनमें से कौन सा ऐसा है जो सिंपल में ब्रेक नहीं हो सकता? मुझे ये बताएं, सिंपल में ब्रेक होता कौन है? सिंपल में वो ब्रेक होगा जो कम्प्लेक्स होगा। कम्प्लेक्स सबसे ज़्यादा कौन है? पॉलीसेक्राइड्स। इनमें से कोई पॉलीसेक्राइड है? नहीं, कोई पॉलीसेक्राइड नहीं है। फिर हमने देखना है डाइसेक्राइड कौन सा है। सुक्रोज डाइसेक्राइड है, मैल्टोस डाइसेक्राइड है। यहाँ पे उन्होंने पूछा है कैन नॉट बी ब्रेकन, यानी सुक्रोज भी ब्रेक हो सकते हैं क्योंकि डाइसेक्राइड है, मेल्टोस ब्रेक हो सकते हैं क्योंकि ये भी डाइसेक्राइड है। तो जो नहीं ब्रेक डाउन होगा वो मोनोसेक्राइड्स होंगे, यानी ग्लूकोज कैन नॉट बी ब्रेकन डाउन इनटू सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स। नेक्स्ट देखते हैं। स्टोरेज सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन प्लांट्स फॉर एनिमल्स। यहाँ पे थोड़ा सा बच्चा कंफ्यूज हो सकता है, थोड़ा सा हम कंफ्यूज हो सकते हैं कि यहाँ पे उन्होंने पूछा क्या है। उन्होंने पूछा है कि प्लांट्स में कौन से कार्बोहाइड्रेट स्टोर होते हैं जो एनिमल्स यूज़ करते हैं। एनिमल्स में कौन से स्टोर होते हैं? ग्लाइकोजन। प्लांट्स में कौन से स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट होते हैं? स्टार्च। बेस्ट ऑप्शन इज ऑप्शन चार्ली। नेक्स्ट एमसीक्यूज देखते हैं। कार्बन प्रेजेंट आउटसाइड द रिंग ऑफ फ्रुक्टोज। कार्बन में कितने कार्बन एटम है जो फ्रुक्टोज की रिंग के आउटसाइड होते हैं, यानी जब सोल्यूशन स्टेट में फ्रुक्टोज होता है तो उसकी रिंग के बाहर कितने कार्बन रह जाते हैं? अगर हम ग्लूकोज की बात करें तो ग्लूकोज में सिर्फ कार्बन नंबर 6 बाहर रहता है, लेकिन जो फ्रुक्टोज होते हैं इनमें कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 6 दोनों आउटसाइड दी रिंग होते हैं। इसकी हमें रिंग स्ट्रक्चर याद होनी चाहिए बेटा, इसकी रिंग स्ट्रक्चर ज़रूर याद होनी चाहिए। बेस्ट ऑप्शन इज ऑप्शन चार्ली। नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं। विच ऑफ फॉलोइंग इज अनब्रांच्ड? इनमें से अनब्रांच्ड कौन है? हमने पीछे डिस्कस किया कम्प्लेक्सिटी के लिहाज से कि अमाइलोपेक्टिन में आफ्टर 30 अमाइनो एसिड होती है ब्रांचिंग, तो ये तो अनब्रांच नहीं है, ये तो 30 अमाइनो एसिड 30 ग्लूकोज ग्लूकोज 30 ग्लूकोज के बाद ब्रांचिंग होती है। तो यहाँ अमाइलोपेक्टिन तो बिल्कुल नहीं हो सकता। ग्लाइकोजन का हमने डिस्कस किया, ये सबसे कम्प्लेक्स है। आफ्टर 10 या 8 ग्लूकोज मालिक्यूल के बाद इसमें ब्रांचिंग होती है, तो ये भी अनब्रांच्ड नहीं होगा। तो अनब्रांच्ड कौन है हमारे पास? अमाइलोस इज अनब्रांच्ड। नेक्स्ट देखते हैं। ओलिक एसिड विच हैव डबल बॉन्ड बिटवीन। ओलिक एसिड में डबल बॉन्ड कौन कौन से कार्बन के दरमियान होता है? जनरल इंफॉर्मेशन है, पंजाब सूबा पंजाब है उसकी बुक्स में ये इंफॉर्मेशन दी हुई है कि ओलिक एसिड में डबल बॉन्ड किसके दरमियान होता है? कार्बन नंबर 9 कार्बन नंबर 10 के दरमियान डबल बॉन्ड होता है। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में डायग्राम के नीचे दी हुई है, कार्बन नंबर 9 और कार्बन नंबर 10 में डबल बॉन्ड होता है।
आगे नेक्स्ट देखते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड ऑफ ट्राइग्लिसराइड्स। ये देखें, ये वाला जो क्वेश्चन है मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स ने गलत किया या करते भी हैं। सबसे अहम कंपाउंड ट्राइग्लिसराइड्स का क्या है? ग्लाइसरोल है। नहीं, ग्लाइसरोल सबसे अहम नहीं है। सबसे अहम वो होगा जो इसकी स्ट्रक्चर में रिपीट हो या जिसके बगैर इसको ट्राइग्लिसराइड कहा ही नहीं जा सकता। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है ऑप्शन अल्फा। इसका आल ऑप्शन नहीं करेक्ट, इसका ऑप्शन अल्फा करेक्ट है। इसका ऑप्शन अल्फा करेक्ट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड ऑफ ट्राइग्लिसराइड्स इज फैटी एसिड्स। फैटी एसिड्स इनमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, ये बात लिख लें, याद कर लें। नेक्स्ट एमसीक्यूज, लिपोप्रोटीन्स फॉर्म बेसिक फ्रेमवर्क ऑफ। लिपोप्रोटीन्स किन का बेसिक फ्रेमवर्क बनाती हैं? लिपोप्रोटीन्स होती क्या हैं? जैसे लिपिड्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं। हमारी सेलुलर मेम्ब्रेन में लिपिड्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं। बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन भी वैसी होती है। तमाम तरह की सेल मेम्ब्रेन्स जो होती हैं वो लिपोप्रोटीन से ही बनी होती हैं। अगर हमें कह दें माइटोकॉन्ड्रिया की कह दें, हमें क्लोरोप्लास्ट की कह दें, कोई भी सेल मेम्ब्रेन कह दें, उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर जो जिस चीज़ से बनी होती है वो लिपोप्रोटीन से बनी होती है। तो बेस्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डेल्टा, ऑल आर करेक्ट। नेक्स्ट एमसीक्यूज देखते हैं। 80% ऑफ टोटल आरएनए इज। तमाम आरएनए का 80% कौन सा आरएनए होता है? जो राइबोसोमल आरएनए होता है वो होता है, ट्रांसफर आरएनए होता है या मैसेंजर आरएनए होते हैं। इसके लिए हमें याद होना चाहिए कि जो ट्रांसफर आरएनए होता है वो 10 to 20% होता है। मैसेंजर आरएनए जो होता है वो 3 to 4% होता है। सबसे ज़्यादा आरएनए राइबोसोमल आरएनए होता है। ऑप्शन अल्फा इज करेक्ट। डीएनए इज यूज्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ। देखें, डीएनए से क्या सिंथेसिस होता है? आरएनए। कौन सा आरएनए? हमें ज़्यादातर जो पढ़ाया जाता है वो मैसेंजर आरएनए, हम ज़्यादातर मैसेंजर आरएनए पढ़ते हैं। लेकिन तमाम तरह के आरएनए डीएनए से बनते हैं। इसका बेस्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डेल्टा। नेक्स्ट एमसीक्यूज, कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन। कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स कौन से होते हैं? कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स ग्लाइकोप्रोटीन्स, ग्लाइकोलिपिड्स, न्यूक्लियोप्रोटीन्स, न्यूक्लियोलिपिड्स वगैरह वगैरह। देखिए ऑप्शन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या होते हैं? ग्लाइकोप्रोटीन्स भी होते हैं, ग्लाइकोलिपिड्स भी होते हैं। बैक्टीरियल सेल वॉल में क्या होते हैं? इसमें भी ग्लाइकोप्रोटीन्स वगैरह होते हैं। एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में क्या होते हैं? इसमें भी ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स होते हैं। तो बेस्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डेल्टा। नेक्स्ट एमसीक्यूज देखते हैं। न्यूक्लिक एसिड हैव स्पेशल अफिनिटी फॉर प्रोटीन्स। न्यूक्लिक एसिड में कौन सी प्रोटीन के लिए स्पेशल अफिनिटी होती है? न्यूक्लिक एसिड में सबसे ज़्यादा अफिनिटी होती है बेसिक प्रोटीन के लिए, जैसे हिस्टोन हमने पढ़ा है ना। सबसे ज़्यादा अफिनिटी होती है बेसिक प्रोटीन्स के लिए। मैं तेज़ इसलिए बोल रही हूँ कि ज़्यादा लंबा लेक्चर ना हो और आपको जल्दी जल्दी तमाम एमसीक्यूज़ के आंसर्स पता चल जाएं। ऑप्शन चार्ली इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं। प्यूरिन डू नॉट कंबाइन विद पायरीमिडीन। सॉरी, यहाँ पे आना था पायरीमिडीन। अच्छा नहीं सही है। प्यूरिन्स डू नॉट कंबाइन विद प्यूरिन इन डीएनए स्ट्रक्चर। प्यूरिन के साथ क्यों नहीं कंबाइन करती? प्यूरिन किसके साथ कंबाइन करती है? पायरीडीन के साथ हमेशा कंबाइन करती है। दो प्यूरिन आपस में कंबाइन नहीं करती। इसकी रीज़न क्या है? क्योंकि ये मेंटेन डायमीटर होता है, टू मेंटेन कलर होता है, टू मैनेज द हेरिडिटी रोल होता है, टू कैरी आउट कम्प्लेक्स फंक्शन होता है। देखें, अगर एक प्यूरिन जिसका साइज़ या जो भी स्ट्रक्चर 6% हो वो एक प्यूरिन से मिले जो दूसरी भी 6% होगी। अगर एक प्यूरिन पायरीडीन से मिले और पायरीडीन 10% या 6% और आगे भी पायरीडीन प्यूरिन से मिले या पायरीडीन से मिले, यहाँ पे 6 की रेशो बन गई, यहाँ पे 10 की रेशो बन गई। तो इस तरह स्ट्रक्चर डिस्टोर्टेड हो जाएगा। हमें स्ट्रक्चर उसका डायामीटर मेंटेन करने के लिए जो हमें अल्लाह ताला की तरफ से जो नेचुरल चीज़ मिली है वो प्यूरिन हमेशा पायरीडीन से कंबाइन करती है। प्यूरिन से कंबाइन नहीं करती डीएनए स्ट्रक्चर में। तो ऑप्शन अल्फा इज करेक्ट। नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं। नंबर ऑफ बेस पेयर्स इन अ टर्न ऑफ डीएनए हेलिक्स। डीएनए की एक हेलिक्स में नंबर ऑफ बेस पेयर कितने होते हैं? यहाँ पे बेस्ट चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए, यहाँ पे एमसीक्यूज़ में पेयर्स दिया हुआ है। हमें याद होता है कि 20 बेसिस होती हैं, हम डायरेक्ट जाते हैं देखते हैं 20 लगा के आ जाते हैं। हमें याद भी होता है, बस हमने बेध्यानी में गलत कर दिया होता है। नंबर ऑफ बेस पेयर्स इन अ टर्न ऑफ डीएनए हेलिक्स इज 10 बेस पेयर एक टर्न में होते हैं और 20 बेसिस 10 बेस पेयर्स। स्केल मॉडल ऑफ डीएनए वाज गिवन बाय। जी हमने तो पढ़ा है कि वाटसन क्रिक मॉडल होता है। ये स्केल मॉडल कहाँ से आ गया? वाटसन क्रिक मॉडल को ही स्केल मॉडल कहते हैं। ये पंजाब बुक्स में दिया हुआ है। वाटसन क्रिक मॉडल को ही स्केल मॉडल कहते हैं। तो ये दिया किसने होगा? वाटसन क्रिक ने। ऑप्शन अल्फा इज करेक्ट। नंबर ऑफ सब यूनिट्स इन अ न्यूक्लियोटाइड। एक न्यूक्लियोटाइड के कितने सब यूनिट्स होते हैं?
न्यूक्लियोटाइड होता क्या है? ये जो डीएनए की और आरएनए वगैरह की स्ट्रक्चर में यूज़ होते हैं, तो ये न्यूक्लियोटाइड होते हैं। न्यूक्लियोटाइड में सब यूनिट क्या होते हैं? एक राइबोस या जो भी शुगर होती है, फास्फेट मॉलिक्यूल्स होते हैं और एक बेस होती है। तो टोटल कितने सब यूनिट हुए? 3। न्यूक्लियोटाइड्स खुद किसके सब यूनिट है? डीएनए या आरएनए के। और न्यूक्लियोटाइड्स के सब यूनिट कौन है? बेस, शुगर और फास्फेट। कितने सब यूनिट है? 3 सब यूनिट। अब नेक्स्ट चलते हैं, आगे चलते हैं। मैक्सिमम स्टेबिलिटी ऑफ डीएनए इज ड्यू टू, डीएनए की ज़्यादा स्टेबिलिटी किसके लिए? एब्सेंस ऑफ यूरासिल। हम कहें कि जी आरएनए में यूरासिल होती है, डीएनए में एब्सेंट होती है, इस वजह से डीएनए स्टेबल है। ये क्या बात हुई? प्रेजेंस ऑफ यूरासिल, यूरासिल तो होती नहीं है इसमें। प्रेजेंस ऑफ जीसी मतलब गुआनिन ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड साइटोसिन। मैक्सिमम स्टेबिलिटी ऑफ डीएनए इज ड्यू टू प्रेजेंट ऑफ जीसी। गुआनिन एंड साइटोसिन, इनका बॉन्ड जो होता है वो ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है डीएनए की। नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं। नंबर ऑफ बेस फास्फोडाइस्टर बॉन्ड्स इन डीएनए इन एटीपी। एटीपी में फास्फोडाइस्टर बॉन्ड्स कितने होते हैं? एटीपी में हम अगर स्ट्रक्चर बना के देखें तो उसमें एक भी फास्फोडाइस्टर बॉन्ड नहीं है। एक भी फास्फोडाइस्टर बॉन्ड नहीं है। इसमें जो बॉन्ड है वो एक ईस्टर बॉन्ड है। हम एस्टर बॉन्ड तो कह सकते हैं, लेकिन फास्फोडाइस्टर बॉन्ड कोई नहीं है इसमें। तो बेस्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डेल्टा। नंबर ऑफ फास्फोडाइस्टर बॉन्ड्स इन एटीपी आर 0। नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं। डीऑक्सीराइबोस शुगर है 1 ऑक्सीजन रिमूव्ड फ्रॉम। डीऑक्सीराइबोस शुगर कौन सी होती है? वो शुगर होती है जिसमें 1:1 रेशो नहीं होती कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन की, यानी इसमें कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन में से एक OH ग्रुप रिमूव हुआ होता है। कार्बन नंबर कौन से? कार्बन नंबर 2 से होता है या 3 से होता है? ये हमें याद होना चाहिए कि कार्बन नंबर 2 इनमें से COOH ऑफ कार्बन नंबर 2 नहीं है, OH ऑफ कार्बन नंबर 2 है। OH ऑफ कार्बन नंबर 2। नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं। विच ऑफ फॉलोइंग इज न्यूक्लियोटाइड ऑफ डीएनए। इनमें से डीएनए का न्यूक्लियोटाइड कौन सा है? डीएनए का न्यूक्लियोटाइड वो होगा जिसमें डीऑक्सीराइबोस शुगर होगी, लेकिन इनमें GMP, TMP, AMP, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट, थियानिन मोनोफॉस्फेट, इनमें सब में राइबोस शुगर। इनमें से कोई भी डीएनए का न्यूक्लियोटाइड नहीं है। डीएनए का न्यूक्लियोटाइड वो होगा जिसके साथ डी, इस तरह का डी लगा हो, डी साथ स्पेस लगी हो। डीएनए का न्यूक्लियोटाइड वो होगा जिसके साथ डी लगा हो, यानी डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लियोटाइड हो। तो डी, इनमें से डीएनए का शुगर या न्यूक्लियोटाइड कौन सा है? कोई भी नहीं है। नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं। इसका बेस्ट ऑप्शन है डेल्टा। अब नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं। नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड रिक्वायर्ड फॉर फॉर्मेशन ऑफ 1 इंसुलिन। एक इंसुलिन बनाने के लिए न्यूक्लियोटाइड कितने चाहिए? इंसुलिन बनाने के लिए तो हमें याद होता है कि अमाइनो एसिड्स चाहिए, तो हमें इसका हिसाब कैसे पता चलता है? इंसुलिन में कितने अमाइनो एसिड्स होते हैं? इंसुलिन है 51 अमाइनो एसिड्स। इंसुलिन में कितने अमाइनो एसिड्स होते हैं? 51 अमाइनो एसिड्स। एक अमाइनो एसिड के लिए कितने जो जेनेटिक कोड के न्यूक्लियोटाइड चाहिए होते हैं? 3, यानी हम 51 को मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 153। बेस्ट ऑप्शन इज 153, चार्ली ऑप्शन। नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स रिक्वायर्ड फॉर फॉर्मेशन ऑफ 1 इंसुलिन आर 153। नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं। इफ हाइड्रोजन बॉन्ड ऑफ अ प्रोटीन इज ब्रोकन, अगर प्रोटीन का हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक कर दें तो इसका क्या होगा? इट्स प्राइमरी स्ट्रक्चर विल लॉस्ट। देखें प्राइमरी स्ट्रक्चर किससे बनती है? पेप्टाइड बॉन्ड से। पेप्टाइड बॉन्ड होता है, उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड का लिंक ही नहीं होता, तो ये स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं होगी। नेक्स्ट देखते हैं। प्रोटीन लैक हाइड्रोजन बॉन्ड, ये तो गलत बात है, प्रोटीन में तो होता है हाइड्रोजन बॉन्ड। थर्ड देखते हैं। इट्स सेकेंडरी स्ट्रक्चर विल रिमेन इंटैक्ट। देखें सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो भी होता है प्रोटीन का वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से होता है। जब हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर को टूट जाना चाहिए। यहाँ पे इंटैक्ट का ऑप्शन है, तो इसका बेस्ट ऑप्शन है ऑप्शन डेल्टा। इट्स ए सेकेंडरी स्ट्रक्चर विल लॉस। नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं। सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन कुड नॉट हैव स्ट्रक्चर। सिंगल पॉलीपेप्टाइड की कौन सी स्ट्रक्चर नहीं हो सकती? प्राइमरी तो हो सकती है, प्राइमरी तो होती सिंगल की है। अब सेकेंडरी देख लेंगे। सेकेंडरी क्या होती है? जब प्राइमरी फॉर एग्जांपल ये प्राइमरी स्ट्रक्चर है कोई भी, तो जब थोड़ा सा वो फोल्ड होती है इस तरह, प्राइमरी स्ट्रक्चर एक दूसरे पे फोल्ड होती है, तो वो कौन सी स्ट्रक्चर बन जाती है? सेकेंडरी, यानी उसमें प्राइमरी स्ट्रक्चर में ही हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाते हैं। तो ये तो सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन की हो सकती है। अब टर्शरी स्ट्रक्चर देखते हैं। जब यही स्ट्रक्चर कम्प्लेक्सिटी में जाती है तो ये टर्शरी बन जाती है, यानी पॉलीपेप्टाइड चेन, एक पॉलीपेप्टाइड चेन की टर्शरी स्ट्रक्चर भी हो सकती है।
So best option is option delta. Quaternary structure could not be present in single polypeptide chain. क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर के लिए कम से कम 2 पॉलीपेप्टाइड चेन्स होनी चाहिए. सो बेस्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डेल्टा. नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं. नंबर ऑफ टर्न्स इन स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन. प्रोटीन की स्ट्रक्चर में नंबर ऑफ टर्न्स कैसे फाइंड कर सकते हैं. नंबर ऑफ टर्न्स क्या होते हैं. नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स डिवाइडेड बाय 3.6. ये हमारे पास फार्मूला है हमारे पास नंबर ऑफ टर्न्स का. पंजाब की बुक्स में ये एज इट इज़ फार्मूला तो नहीं दिया, लेकिन इसकी थोड़ी बहुत डिस्कशन इसकी लाइन में थोड़ा बहुत इस बारे में लिखा हुआ है. वहीं से ये ड्राइव हुआ है. नंबर ऑफ अमाइनो एसिड डिवाइडेड बाय 3.6. बेस्ट ऑप्शन इज ऑप्शन अल्फा. Number of turns in structure of protein is option alpha. Number of amino acid divided by 3.6. नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं. ग्लाइसिल एलानिन इज अ डाइपेप्टाइड बिकॉज. ग्लाइसिल एलानिन क्या होता है. एक ग्लाइसिन मिलती है एलानिन के साथ. ग्लाइसिन का ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनता है एलानिन के, पेप्टाइड बॉन्ड बनता है एलानिन के साथ. तो क्या बन जाता है ग्लाइसिल एलानिन. तो ये इट हैज़ 2 पेप्टाइड बॉन्ड. देखें एक ग्लाइसिन एक एलानिन है, तो ये तो एक बॉन्ड हुआ. इसमें एक पेप्टाइड बॉन्ड होता है, 2 नहीं होते. ऑप्शन ए इज रॉन्ग. इट हैज़ सर्कुलर शेप. ये 2 हैं, इनकी सर्कुलर शेप कैसे हो सकती है. ऑप्शन बी इज रॉन्ग. इट हैज़ 1 अमाइनो एसिड. इसमें 2 अमाइनो एसिड होते हैं, ग्लाइसिन और एलानिन. तो ऑप्शन डेल्टा इज करेक्ट. ग्लाइसिल एलानिन इज डाइपेप्टाइड बिकॉज ऑफ नन. यहाँ पे नन मतलब कोई भी इसकी सही रीज़न नहीं दी गई. नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं. प्रोटीन बैकबोन इज. प्रोटीन की बैकबोन क्या होती है. बैकबोन, वैसे तो बैकबोन रीढ़ की हड्डी को कहते हैं, जिसपे तमाम स्ट्रक्चर, तमाम लाइफ एक्टिविटीज, सारा बोझ उठाने वाली हड्डी कह सकते हैं. हमारा जो बैकबोन है वर्टिब्रल कॉलम है. यहाँ इनकी जो बैकबोन है इनकी कौन सी है. दरमियान में क्या होता है. जो अल्फा कार्बन होता है. साइड पे क्या होता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, और दूसरी साइड पे क्या होता है अमाइनो ग्रुप. तो बैकबोन इसकी क्या हुई NCC. ऑप्शन अल्फा इज नाइट्रोजन कार्बन कार्बन. बीटा इज नाइट्रोजन ऑक्सीजन कार्बन. चार्ली इज हाइड्रोजन कार्बन कार्बन. डेल्टा इज हाइड्रोजन नाइट्रोजन कार्बन. तो बेस्ट ऑप्शन है नाइट्रोजन कार्बन कार्बन. सो अल्फा इज करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट एमसीक्यूज देखते हैं. अल्फा कार्बन ऑफ प्रोटीन इज. जो प्रोटीन का अल्फा कार्बन होता है, जो इस तरह कार्बन होता है जिसके गिर्द तमाम चीज़ें होती हैं, ये कौन सा कार्बन होता है. ये एसिमेट्रिकल होता है. बिल्कुल ये एसिमेट्रिकल है, क्योंकि इस पे जो ग्रुप अटैच हैं वो सारे डिफरेंट ग्रुप है. तो ये कौन सा कार्बन होगा. एसिमेट्रिकल कार्बन. ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों में एक बात है, एसिमेट्रिकल या नॉन सिमेट्रिकल कार्बन होता है. ऑप्शन चार्ली में नॉट अ सेंट्रल कार्बन. जी इसको अल्फा कार्बन कहते हैं, इसको सेंट्रल कार्बन नहीं कहते हैं. अल्फा कार्बन ऑफ प्रोटीन इज नॉट अ सेंट्रल कार्बन. तो इसका बेस्ट ऑप्शन है ऑप्शन डेल्टा. कि इनमें से अल्फा कार्बन के बारे में सारी बातें करेक्ट है. अल्फा कार्बन एसिमेट्रिकल है, नॉट सिमेट्रिकल है, नॉट अ सेंट्रल कार्बन है. सो ऑल ऑप्शन आर करेक्ट. नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं. मोर परसेंटेज ऑफ प्रोटीन इन. प्रोटीन की परसेंटेज प्रोकैरियोट्स में ज़्यादा होती है या यूकैरियोट्स में ज़्यादा होती है या इक्वल होती है. देखिए प्रोटीन की परसेंटेज हमें जो एक टेबल दिया हुआ है पंजाब की बुक्स में और बाकी फेडरल वगैरह की बुक्स में भी है ये टेबल. तो मोर परसेंटेज ऑफ प्रोटीन इन यूकैरियोट्स. यूकैरियोट्स में कितने परसेंट प्रोटीन होती है 18%. प्रोकैरियोट में कितने परसेंट प्रोटीन होती है 15%. तो किस में ज़्यादा प्रोटीन हो गई यूकैरियोट्स में. मैमेलियन सेल्स में, मैमल्स में ज़्यादा प्रोटीन होती है. इन सेल और इसका बेस्ट ऑप्शन है चार्ली. नेक्स्ट एमसीक्यू. इन सेल और टिश्यूज द टाइप ऑफ अमाइनो एसिड इज. एक सेल या डिफरेंट सेल्स या टिश्यू में अमाइनो एसिड की जो डिफरेंट या टोटल टाइप्स पाई जाती हैं कितनी होती हैं. 1.70 नहीं, 1.70 नहीं होती. 25 तो वो होती है जिनसे प्रोटीन्स बनती हैं. अबाउट 3000 तो टाइप्स ऑफ 3000 तो टाइप्स, डिफरेंट टाइप्स हैं जो अमाइनो एसिड के नंबर्स की टाइप्स है ना, कि नंबर ऑफ अमाइनो एसिड वेरीज फ्रॉम 3000 या इससे ज़्यादा होते हैं एक प्रोटीन में. यानी एक प्रोटीन में 3000 भी हो सकते हैं. इसके जो बेस्ट ऑप्शन है 170. In a cell or tissue, the type of amino acids are 170. So option delta is correct. None of the above option is correct. नेक्स्ट एमसीक्यूज देखते हैं. प्रोटीन रेगुलेट मेटाबॉलिक प्रोसेस एज. यानी प्रोटीन रेगुलेट कैसे करती हैं. रेगुलेट कैसे करती है. रेगुलेट करती है हार्मोन्स के ज़रिए. प्रोटीन रेगुलेट कैसे करती है हार्मोन के ज़रिए. और कंट्रोल कैसे करती है एंजाइम्स के ज़रिए. रेगुलेट मेटाबॉलिक प्रोसेसेस एज हार्मोन्स. प्रोटीन रेगुलेट कैसे करती है हार्मोन्स के ज़रिए. प्रोटीन कंट्रोल मेटाबॉलिक प्रोसेस. पीछे जो पूछा था वो रेगुलेट था. रेगुलेट हार्मोन्स के जरिए होते हैं और कंट्रोल किनके जरिए होते हैं एंजाइम के जरिए. बेस्ट ऑप्शन इज ऑप्शन चार्ली.
नेक्स्ट एमसीक्यूज देखते हैं, मोस्ट अबंडेंट कंपाउंड इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स में सबसे अबंडेंट कंपाउंड कौन सा होता है? इनमें से सब में जो सबसे अबंडेंट होता है वो वाटर है। वाटर 70% होता है ज़्यादातर, यानी कुछ सेल में या ऑर्गेनिज्म में ज़्यादा कम ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर 70% होता है एवरेज। तो मोस्ट अबंडेंट कौन सा होगा? वाटर। नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं, मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ऊपर वाले सवाल में सिंपल कंपाउंड पूछा था, यहाँ पे मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड पूछा था। और मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा होता है? प्रोटीन्स मोस्ट अबंडेंट होते हैं। सेकंड मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड कार्बोहाइड्रेट्स। इसका जो हिंट है WPCO ये याद रख ले। सबसे ज़्यादा अबंडेंट अगर कंपाउंड्स पूछा जाए तो वाटर, अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड पूछा जाए तो प्रोटीन्स। नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं, हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर इज। वाटर की हीट ऑफ वेपोराइजेशन कितनी होती है? ये हमें याद होना चाहिए, 574 किलो कैलोरीज पर किलोग्राम। 574 किलो कैलोरीज पर किलोग्राम। फर्स्ट ऑप्शन में क्या दिया है? ग्राम दिया हुआ है किलोग्राम की जगह। सेकंड ऑप्शन में पॉइंट दिया हुआ है 4 से पहले। चार्ली ऑप्शन में भी पॉइंट लगाया हुआ है, तो इसका बेस्ट ऑप्शन है ऑप्शन डेल्टा, यानी नन ऑफ द अबव ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट एमसीक्यूज देखते हैं, प्रोटीन फ्रॉम सडन चेंजेस बाय वाटर इज ड्यू टू हीट ऑफ। प्रोटेक्शन फ्रॉम सडन चेंजेस बाय वाटर इज ड्यू टू हीट ऑफ। सडन चेंजेस से वाटर प्रोटेक्शन कैसे देता है? हीट ऑफ वेपोराइजेशन के जरिए, आयोनाइजेशन के जरिए या लुब्रिकेशन के जरिए। सडन थर्मल चेंजेस क्या होते हैं? जो अचानक हीट चेंज होती है। वेपोराइजेशन क्या होती है? वेपोराइजेशन से तो कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, सडन नहीं, स्लोली। लुब्रिकेशन क्या होती है? ये तो फ्रिक्शन को प्रिवेंशन करती है। आयोनाइजेशन क्या होती है? ये रिएक्शन में टेक पार्ट करने के लिए होती है। तो सडन थर्मल या सडन सिंपल चेंजेस से कौन प्रोटेक्ट करता है? हीट कैपेसिटी। मोस्ट कॉमन रिंग स्ट्रक्चर बाय ग्लूकोज मॉलिक्यूल इज। जो ग्लूकोज की मोस्ट कॉमन रिंग स्ट्रक्चर होती है, ये सबसे कॉमन टाइप की रिंग होती है ग्लूकोज में, वो कौन सी होती है? 6 कॉर्नर होती है या 5 कॉर्नर होती है? ग्लूकोज की सबसे जो मोस्ट कॉमन रिंग स्ट्रक्चर होती है वो होती है 6 कॉर्नर, जिसमें 5 कार्बन नंबर इनसाइड द रिंग होते हैं, 1 कार्बन बाहर होता है, 1 ऑक्सीजन इनसाइड रिंग होते हैं, तो टोटल 6 कॉर्नर रिंग होती है। नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं, विच ऑफ फॉलोइंग होल्ड अल्फा हेलिक्स ऑफ प्रोटीन इन प्लेस। अल्फा हेलिक्स जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है उसमें कौन सा बॉन्ड होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड। अल्फा हेलिक्स को कौन सा इन प्लेस करते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड। अमाइनो एसिड, कार्बोक्सिलिक, बाकी ऑप्शन करेक्ट नहीं है, ऑप्शन अल्फा इज करेक्ट, हाइड्रोजन बॉन्ड। नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं, मोस्ट ऑफ द सेलुलर सिक्रेशंस आर। सबसे ज़्यादा सेलुलर सिक्रेशन किस शक्ल में होती हैं? मोस्ट सेलुलर सिक्रेशंस ग्लाइकोप्रोटीन्स की शक्ल में होती हैं। ज़्यादातर जो सेलुलर सिक्रेशंस होती हैं वो ग्लाइकोप्रोटीन्स की शक्ल में होती है हमारी बॉडी में। ऑप्शन अल्फा इज करेक्ट। नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं, मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल्स इज। एनिमल में सबसे ज़्यादा अबंडेंट प्रोटीन कौन सी होती है? ये एमसीक्यू याद रखना। एनिमल में सबसे अबंडेंट प्रोटीन होती है कोलेजन। मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल्स इज कोलेजन। नेक्स्ट एमसीक्यूज देखते हैं, आप प्रोटीन विद 490 अमाइनो एसिड्स, हाउ मैनी वाटर मॉलिक्यूल्स आर रिलीज्ड ड्यूरिंग इट्स सिंथेसिस। देखें वाटर मॉलिक्यूल कितने रिलीज होंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास प्रोटीन है, ये एक अमाइनो एसिड है, ये दूसरा अमाइनो एसिड है, तो इनकी ब्रेक डाउन में एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा, यानी 2 अमाइनो एसिड होंगे तो एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा। तो 490 अमाइनो एसिड है, यानी 490 में से एक वाटर मॉलिक्यूल कम होगा, यानी 489। ऑप्शन बीटा इज करेक्ट। अगर हमारे पास क्वेश्चन में होता कि आ प्रोटीन ऑफ 490 अमाइनो एसिड्स और साथ दिया होता कि 2 पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं, तो फिर हमारा बेस्ट ऑप्शन होना था ऑप्शन अल्फा। लेकिन यहाँ पे पॉलीपेप्टाइड चेन एक है, यानी टोटल अमाइनो एसिड से एक कम वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा। नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं, फास्फोलिपिड इज। इनमें से फास्फोलिपिड कौन सा है? फास्फोटेरिक एसिड तो एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, एलानिन तो एक अमाइनो एसिड है। जो हमारे पास बेस्ट ऑप्शन है लेसिथीन। लेसिथीन इज अ फास्फोलिपिड। लेसिथीन इज अ फास्फोलिपिड। नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं, नंबर ऑफ फैटी एसिड्स इन अ फास्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स इज। एक फास्फोलिपिड में जो सिंपल फास्फोलिपिड होता है उसमें फैटी एसिड मॉलिक्यूल कितने होते हैं? इसकी स्ट्रक्चर देखें तो एक ट्राइग्लिसराइड होता है, 2 कार्बोक्सिलिक मॉलिक्यूल होते हैं, एक फास्फोटिडिक एसिड होता है। तो फैटी एसिड कितने होते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड 2 फैटी एसिड होते हैं। तो बेस्ट ऑप्शन इज ऑप्शन चार्ली।
नेक्स्ट एमसीक्यूज देखते हैं, वैक्सीज आर प्रेजेंट इन, वैक्सीज कहाँ प्रेजेंट होती है? वैक्सीज एनिमल्स में होती हैं, बर्ड्स में होती हैं, इंसेक्ट्स में होती हैं, ये सब में होती हैं। देखें, जो इंसेक्ट्स एनिमल्स में होती है, जो हमारी वर्टिब्रेट में या काफ़ी शीप वगैरह में सीबम की शक्ल में होती है वैक्सीज, बर्ड्स में होती हैं वैक्सीज, और इंसेक्ट्स में भी होती हैं वैक्सीज। तो इसका बेस्ट ऑप्शन है ऑप्शन डेल्टा, वैक्सीज आर प्रेजेंट इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग। क्यूटिकल इज एन एग्जाम्पल ऑफ, क्यूटिकल क्या है? क्यूटिकल कोई वैक्स है या अमाइनो एसिड फास्फोलिपिड है या प्रोटीन है या टर्पिन? तो क्यूटिकल क्या होता है? वैक्स होता है, क्यूटिकल इज अ वैक्स। इसका बेस्ट ऑप्शन है ऑप्शन अल्फा। नेक्स्ट एमसीक्यूज देखते हैं, लेसिथीन लैक, लेसिथीन में क्या होता है? नहीं होता लेसिथीन में, क्योंकि ये फास्फोलिपिड है तो फास्फोटिडिक एसिड होता है, इसमें दो जो होते हैं फैटी एसिड होते हैं और एक ग्लाइस्ट्रोल होता है। लेसिथीन में क्या नहीं होता? टर्पिनोइड्स नहीं होते लेसिथीन में, टर्पिनोइड्स तो अलहदा लिपिड्स की टाइप है ना। नेक्स्ट एमसीक्यूज देखते हैं, विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट अ मैक्रोमॉलिक्यूल, इनमें से मैक्रोमॉलिक्यूल कौन सा नहीं है? मैक्रोमॉलिक्यूल यानी कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हो और छोटे छोटे माइक्रोमॉलिक्यूल से बना हो, तो इनमें से मैक्रोमॉलिक्यूल कौन सा नहीं है? न्यूक्लिक एसिड मैक्रोमॉलिक्यूल है, क्योंकि ये बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड सब यूनिट से बने होते हैं। प्रोटीन मैक्रो है, क्योंकि ये बहुत सारे अमाइनो एसिड से बनी होती है। तो यहाँ पे मैक्रो कौन सा नहीं है? ग्लूकोज। ऑप्शन अल्फा इज करेक्ट। नेक्स्ट एमसीक्यूज देखते हैं, टर्म नॉट रिलेटिंग टू प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, इनमें से कौन सा टर्म है जो प्रोटीन से रिलेटेड नहीं करता? प्रोटीन में एक अमाइनो एसिड दूसरा अमाइनो एसिड सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है, यानी इनमें जो सारी चीज़ें हैं वो सेम नहीं है, बिल्कुल सेम यूनिट्स नहीं है। तो ये कौन से पॉलीमर है? हेट्रोपॉलीमर्स। तो बेस्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन अल्फा, यानी होमोपोलीमर ऐसा टर्म है जो प्रोटीन से रिलेटेड नहीं है। बाकी पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन से रिलेटेड है, अमाइनो एसिड सब यूनिट्स ये भी पॉलीपेप्टाइड से या प्रोटीन से रिलेटेड है। तो बेस्ट ऑप्शन ऑप्शन अल्फा। नेक्स्ट एमसीक्यूज देखते हैं, बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज इज प्रेजेंट, ये लिंकेज हमें याद करने होते हैं, हमें जब हम स्ट्रक्चर बनाते हैं तो हमें खुद समझ आनी चाहिए। तो इसका बेस्ट ऑप्शन क्या है? बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज इन सेलुलोज, सेलुलोज में जो लिंकेज होती है वो बीटा 1,4 होती है। इसका बेस्ट ऑप्शन इज ऑप्शन अल्फा। डेक्स्ट्रीन अमाइलोस ग्लाइकोजन, ये कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होते हैं, ये ब्रांच्ड और डिवेल्प्ड और बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स होते हैं। जो बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होती है ये सेलुलोज में होती है। नेक्स्ट एमसीक्यू देखें, लिपिड्स कैन इंसुलेट, लिपिड्स किस चीज़ से प्रोटेक्शन करते हैं या इंसुलेट कर सकते हैं? ये हीट से प्रोटेक्शन या इंसुलेट कर सकते हैं, ये कूल्ड से भी कर सकते हैं, यानी बोथ हीट एंड कूल्ड। बेस्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बीटा। ये थे हमारे आज के 60 एमसीक्यूज जो हमने डिस्कस कर लिए हैं। अगर किसी को कोई भी मसला है तो यहाँ कमेंट में डिस्कस करें, आई विल सॉल्व इट। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।